दोस्तों हाल ही में मैंने एप्पल टीवी पे डार्क मैटर सीरीज को देखा है जिसे ब्लेक क्राउच लिखे हैं। ये सीरीज ब्लेक क्राउच की ही किताब पे बेस्ड है जिसका नाम भी डार्क मैटर ही था और मैंने इस बुक को पढ़ भी रखा है। रेटिंग्स की बात की जाए तो IMDb पे इस सीरीज को मिले हैं एन इम्प्रेसिव 7.6 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटेन टोमेटोज पे इट्स वुपिंग 82% फ्रेश विद एन ऑडियंस स्कोर ऑफ 80%। डार्क मैटर के पहले सीजन में कुल 9 एपिसोड्स हैं जिन्हें हम 3 वीडियोस के माध्यम से जानेंगे। पहली वीडियो यानी आज वाली वीडियो में हम पहले 3 एपिसोड्स की कहानी कवर करेंगे और अगली 2 वीडियोस 2-3 दिन में ही आ जाएगी जिसमें हम बचे हुए 6 एपिसोड्स की कहानी के साथ साथ कई थियरीज पे भी बातें करेंगे। साथ ही मैं आपको सीरीज की कहानी और बुक की कहानी के बीच की मेजर डिफरेंसेस भी बताता चलूंगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो एपिसोड 1 का नाम है आर यू हैप्पी इन लाइफ और इस एपिसोड के शुरुआत में हम एक फैमिली से मिलते हैं जिसमें हस्बैंड है जेसन डेसन, वाइफ है डेनियला डेसन और इनका एक 15 साल का बेटा है चार्ली। जेसन लेकमॉन्ट कॉलेज में एक फिजिक्स प्रोफेसर है, वहीं डेनियला एक आर्ट गैलरी में काम करती है। डेनियला एक टाइम पे अच्छी आर्टिस्ट हुआ करती थी लेकिन अब वो पेंट नहीं करती, रादर वो आर्ट गैलरी में छोटा मोटा काम करती है। वहीं चार्ली की बात की जाए तो उसे स्केटिंग और आर्ट्स में इंटरेस्ट है। इनकी लाइफ में कोई इशू नहीं है, सब कुछ एकदम स्मूथ है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जेसन और डेनियला लाइफ में बहुत खुश नहीं हैं, बस कंटेंट है यानी कि संतुष्ट हैं। तो एक दिन जब जेसन अपने बेटे चार्ली को कॉलेज ड्रॉप कर रहा होता है तो उसे अपने कॉलेज फ्रेंड रायन का कॉल आता है। रायन जेसन को बताता है कि वो पाविया अवार्ड जीत गया है इन न्यूरो साइंस फील्ड और इसी खुशी में रायन जेसन को आज रात पार्टी के लिए इनवाइट करता है। जेसन रायन को कांग्रेचुलेट करता है लेकिन अंदर ही अंदर जेसन बहुत ज्यादा खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि जेसन जानता था कि कॉलेज के दिनों से ही जेसन रायन से कहीं गुना ज्यादा स्मार्ट था, लेकिन अपनी लाइफ चॉइसेस के कारण वो आज बस एक फिजिक्स प्रोफेसर है, वहीं रायन तो साइंस फील्ड में सबसे बड़ा अवार्ड पाविया जीत गया है। इस अवार्ड के साथ रायन को $1 मिलियन मिलेंगे। देन कई कंपनीज उसके प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगी विच विल बी $multi-million डील्स। इन शॉर्ट रायन कम टैलेंटेड होते हुए भी जेसन से कहीं ज्यादा सक्सेसफुल हो चुका है और ये बात रायन को भी पता था कि जेसन उससे ज्यादा स्मार्ट है। यहाँ हम देखते हैं कि जेसन अपने बेटे चार्ली को कार चलाने दे रहा है, उसे गाइड कर रहा है ऑन हाउ टू ड्राइव और वो चार्ली को बहुत आराम से ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हुए कार चलाने कहता है। खैर इसके बाद जेसन अपने कॉलेज में लेक्चर दे रहा होता है जहां वो श्रोडिंजर्स कैट वाली टॉपिक पे बात कर रहा है। अब जिन्हें श्रोडिंजर्स कैट के बारे में नहीं पता उन्हें मैं इसकी थोड़ी डिटेल दे देता हूं क्योंकि पूरी सीरीज इसी पे बेस्ड है। इमेजिन कीजिए एक स्टील का बॉक्स है जो कि पूरी तरह बंद है और उसके अंदर एक बिल्ली है और एक जहर का बोतल है जो एक मशीन से जुड़ा है। ये मशीन 50-50 चांस पे चलती है, मतलब अगर मशीन के अंदर एक छोटा सा एटॉम टूटता है तो जहर की शीशी फूट जाएगी, जहर फैलेगा और बिल्ली खत्म हो जाएगी, वरना वो जिंदा रहेगी। श्रोडिंजर्स कैट एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि जब तक आप उस बॉक्स को खोलकर देखते नहीं हैं तब तक क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक वो बिल्ली टेक्निकली एक ही वक्त पे जिंदा भी है और खत्म भी हुई है, क्योंकि रियलिटी अभी डिसाइड हुआ ही नहीं है। इसी अजीब सी सिचुएशन को सुपरपोजिशन कहते हैं, जिसका आसान मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स या एटम्स जैसे छोटे पार्टिकल्स हमारी नॉर्मल दुनिया की तरह या तो ये या तो वो, मतलब आइदर और नहीं होते, बल्कि जब तक कोई उन्हें ऑब्जर्व न करे तो वो एक साथ सारी पॉसिबिलिटीज में मौजूद होते हैं और देखने पर ही किसी एक रिजल्ट पर रुकते हैं। अब दोस्तों अगर आपको ये बातें थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग रही हैं तो डोंट वरी, आगे मैं और भी सिंपल वे में चीजें आपको समझाता चलूंगा। ये सीरीज भले डार्क वाली सीरीज की तरह है इन कॉन्सेप्ट, लेकिन यहाँ कॉम्प्लिकेशन उतनी नहीं है। एनीवेज तो जेसन जब ये पढ़ा रहा होता है तो क्लास के स्टूडेंट्स पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे थे, मतलब कोई वीडियोस देख रहा है, कोई जोक क्रैक कर रहा है एंड ऑल दैट, और जेसन इस सबको इग्नोर करता है एंड फाइनली क्लास खत्म होने की घंटी बजती है। हमें यहाँ डेनियला का भी सीन दिखाया जाता है जो कि एक आर्ट गैलरी में ब्लेयर नामक लेडी के साथ काम करती है। देन हमें कुछ रैंडम सीन्स भी दिखाए जाते हैं जहां जेसन एक डायरी में अपना ही शेड्यूल लिख रहा था, मतलब आने वाला शेड्यूल नहीं, रादर वो किस टाइम पे क्या किया है थ्रू आउट द डे वो सब लिख रहा था। खैर उस रात जेसन और डेनियला घर पे होते हैं और डेनियला जेसन से कहती है कि उसे रायन की पार्टी में जाना चाहिए। इनफैक्ट रायन ये पार्टी विलेज टैप नामक बार में रखा था जो कि जेसन के घर से काफी नजदीक था ताकि जेसन दूर होने का बहाना न बनाए। वहां अपनी बीवी के कहने पे ना चाहते हुए भी जेसन को फाइनली रायन की पार्टी में जाना पड़ता है और यहाँ बार के एम्प्लॉयज वगैरह सब जेसन को जानते थे। रायन के कलीग सब रायन की बड़ाई कर रहे थे और ऐसे में जेसन उनके सामने थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है क्योंकि वो लोग साइंटिस्ट थे, वहीं जेसन की बात की जाए तो वो सिर्फ फिजिक्स लेक्चरर है। हमें यहाँ रायन के वर्क के बारे में भी थोड़ा पता लगता है जहां वो माइंड के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को आइडेंटिफाई किया है एज कॉन्शियसनेस जनरेटर और इसी रिसर्च के लिए उसे पाविया अवार्ड मिला है। रायन कहता है कि वो इनके कॉलेज मेट एंड्रू के साथ
साथ मिलकर 100 मिलियन फंड्स जनरेट कर लिया है, मोस्टली बिकॉज एंड्रू खुद ही काफी अमीर था। और जल्द ही फंडिंग ट्रिपल हो जाएगी, जिसके बाद रायन के पास लिटरली अपना एक बड़ा न्यूरोटेक लैब होगा, अपना वर्क स्पेस होगा। रायन कहता है कि जेसन के नोट्स उसे रिसर्च में काफी हेल्प किए थे और वो जेसन को अपने लैब में जॉब ऑफर करना चाहता है। सैलरी करंट जो जेसन की सैलरी है उससे कहीं ज्यादा होगी। जस्ट दैट जेसन को शिकागो से सैन फ्रांसिस्को मूव करना पड़ेगा। जेसन ये ऑफर सुन के थोड़ा सोच में पड़ जाता है और वो रायन से कहता है कि वो इस बारे में सोच के बताएगा और अपनी बीवी से भी बात करेगा। इसके बाद जेसन बाहर से घर की ओर निकलता है और जॉब ऑफर के बारे में सोचते सोचते वो रोड के बीच में आता है, जहां एक टैक्सी उसको ऑलमोस्ट टक्कर मारने वाली थी, बट एन वक्त पे टैक्सी वाला ब्रेक लगाया। इसके बाद जेसन आगे बढ़ता है, जहां मेट्रो ब्रिज के पास एक भिखारी जेसन से पैसे मांगता है। जेसन उसे पैसे देने आगे बढ़ता है, लेकिन एकदम से वो भिखारी जेसन पे गन तान देता है। भिखारी जेसन से उसका फोन ले लेता है और जेसन को लूटने के बजाय वो जेसन को एक कार में बैठने कहता है। नाउ ये भिखारी जो था वो मास्क पहने हुए था और वो जेसन को नाम से जानता था। देन वो जेसन से रायन के बारे में पूछता है और जेसन डरते हुए बताता है कि रायन उसे कुछ जॉब ऑफर कर रहा था। अब इस सिचुएशन को देख के दोस्तों हम क्लियरली समझ जाते हैं कि यहाँ कोई चोरी या डकैती नहीं हो रही है, रादर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। ये मास्क्ड बंदा जो था वो जेसन से कार ड्राइव करवा के उसे एक अजीब सी बिल्डिंग में ले जाता है और यहाँ वो जेसन को उसके कपड़े उतारने कहता है। इस मास्क्ड मैन को जेसन के फोन का पासवर्ड भी पता था, विच वाज हिज डैड्स बर्थ डेट रिवर्स्ड। जेसन एक पॉइंट पे इस आदमी पे हमला भी करता है, लेकिन वो तुरंत जेसन को ओवरपावर कर देता है। देन उसे किसी तरह का ड्रग इंजेक्ट करता है। इस ड्रग के कारण जेसन की आंख भारी होने लगती है और जो मास्क्ड आदमी था वो पूछता है कि क्या जेसन अपनी लाइफ में खुश है। ड्रग्ड हालत में जेसन बस इतना कहता है कि वो कभी कभी सोचता है कि वो अपनी लाइफ में और क्या कर सकता था, मतलब जिन रास्तों को वो नहीं चुना उन्हें चुनने पे क्या कुछ हो सकता था। इस पे मास्क्ड बंदा कहता है कि व्हाट इफ तुम उन रास्तों को चुन सको। इस पॉइंट पे जेसन बेहोश हो जाता है और वो मास्क्ड मैन का चेहरा नहीं देख पाता। अब जब जेसन की आंख खुलती है तो वो खुद को किसी लैब फैसिलिटी में पाता है, जहां डॉक्टर्स उसका चेकअप कर रहे थे कि वो ओके है या नहीं। जेसन को यहाँ क्वारंटाइन किया जाता है और टेस्ट्स वगैरह से पता लगता है कि जेसन एकदम ठीक है। वहीं जेसन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है और उसके साथ क्या हो रहा है। आगे जेसन से मिलने अमांडा नामक एक डॉक्टर आती है जो कि साइकियाट्रिस्ट थी और वो एकदम से जेसन को लविंग वे में हग कर लेती है, जो कि थोड़ा अजीब था। जेसन अमांडा को नहीं पहचानता था, लेकिन अमांडा उसे अच्छे से जानती थी। अमांडा बताती है कि जेसन तकरीबन 14 महीने 10 दिन से गायब था और अब फाइनली वापस लौटा है, तो इसीलिए शायद उसकी मेमोरी थोड़ी इधर उधर है। वहीं जेसन को तो लास्ट यही याद था कि उसे मास्क वाला भिखारी कुछ ड्रग दे दिया था। देन जेसन खुद को इस अजीब लैब जैसी जगह में पाया। इसके बाद जेसन को किसी लेटन नामक बंदे से मिलने ले जाया जाता है और लेटन जेसन को देख के बहुत खुश होता है। वहीं जेसन फिर थोड़ा शॉक में था, क्योंकि लेटन नामक बंदा जेसन के कॉलेज में उसके साथ था और लेटन बहुत अमीर भी था। कॉलेज के बाद ये दोनों कभी मिले तक नहीं थे, तो अचानक से इतने सालों बाद लेटन जेसन को देख के इतना खुश क्यों हो रहा है, मतलब ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है एज इफ ये दोनों जिगरी दोस्त हैं। नाउ एक कमरे में जेसन को बिठाया जाता है। देन वहां लेटन और अमांडा भी आते हैं। अमांडा कहती है कि लेटन वेलोसिटी कंपनी का सीईओ है और जेसन चीफ साइंस ऑफिसर एंड को फाउंडर है इसी कंपनी का। लेटन एकदम से जेसन को कांग्रेचुलेट करता है और कमरे के बाहर कई साइंटिस्ट्स थे जो एकदम से तालियां बजा के जेसन का स्वागत करने लगते हैं। वहीं जेसन सोच रहा है कि ये वेलोसिटी कैसी कंपनी है, नाम मैं पहली बार सुन रहा हूं और मैं कैसे को फाउंडर भी बन गया इसका, मतलब मैं तो एक मामूली फिजिक्स प्रोफेसर हूं ना, तो ये सारे साइंटिस्ट्स मुझे कैसे जानते हैं, मेरे लिए तालियां क्यों बजा रहे हैं। लेटन यहाँ कहने लगता है कि जेसन एकमात्र ऐसा बंदा है जो कि उस एक्सपेरिमेंट के बाद रिटर्न किया है और जेसन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। देन यहाँ जेसन से कुछ सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन जेसन को तो ये तक नहीं पता था कि उसको कौन सा मास्क्ड बंदा किडनैप करके हिट किया जिससे उसके फेस पे चोट के निशान हैं। ऐसे में यहाँ मौजूद सभी लोगों को लगता है कि जेसन की शायद मेमोरी लॉस हुई है और ये लोग जेसन को यहीं लैब में रेस्ट करने कहते हैं। इनका प्लान था कि जेसन को रेडियो एक्टिविटी और दूसरी चीजों के लिए टेस्ट एंड मॉनिटर किया जाएगा तब तक जब तक जेसन की मेमोरीज वापस ना आ जाए। वहीं जेसन को लग रहा था कि उसकी मेमोरीज तो एकदम ठीक है, उसे अपनी बीवी और बच्चे से मिलना था और इसलिए वो एकदम से इस लैब से भागता है। भागते हुए जेसन मेन डोर पे आता है जिसपे बायोमेट्रिक लॉक था और यहाँ का गार्ड जेसन को पहचान रहा था, जो कि उसे डॉक्टर और सर वगैरह बोल के उसके लिए दरवाजा खोल देता है। ऐसे में जेसन फरार हो जाता है और लैब के बाकी लोग उसे रोक नहीं पाते। लेटन यहाँ अपनी एक अग्रेसिव बॉडीगार्ड डॉन से कहता है कि वो जेसन को ढूंढना शुरू करे। खैर तो जेसन भागते हुए टैक्सी लेता है और सीधा अपने घर जाता है। यहाँ घर के अंदर जाते वो पाता है कि उसका घर पूरी तरह से अलग है। आई मीन घर का इंटीरियर एकदम अलग था, फर्नीचर्स पूरी तरह से अलग थे, एज इफ ये किसी और का घर है। इनफैक्ट यहाँ ना डैनियला है ना ही उसका बेटा चार्ली है, रादर यहाँ तो डॉक्टर अमांडा रह रही थी, जो कि कहती है कि इस घर में वो हमेशा जेसन के साथ रह रही है फ्रॉम लास्ट 1 ईयर। जेसन अपने बेटे के कमरे में जाता है जहाँ उसके बेटे का कोई सामान नहीं था, रादर यहाँ कई अवार्ड्स वगैरह रखे हुए थे। इन
इन अवार्ड्स में पाविया अवार्ड भी था जो कि जेसन जीता था। जी हाँ, इनफैक्ट यहाँ कुछ मैगजीन्स थी जिनके कवर पे जेसन की फोटो थी। ऐसा लग रहा था जैसे जेसन कोई सेलिब्रिटी है और जेसन को समझ ही नहीं आता कि यहाँ हो क्या रहा है। वो तुरंत फोन से डैनियला के नंबर पे कॉल करता है और ये नंबर कोई और ही लड़की उठाती है और वो कहती है कि ये रॉन्ग नंबर है। अब तक अमांडा वेलोसिटी वाले को इन्फॉर्म कर दी थी कि जेसन अपने ही घर पे आ चुका है और वेलोसिटी वाले जेसन को कैप्चर करने आते हैं। उनकी गाड़ी देख जेसन तुरंत ही यहाँ से भाग निकलता है। दूसरी तरफ जेसन की जो रियल वाइफ है डैनियला, वो उसे बार बार कॉल कर रही थी लेकिन जेसन कॉल ही नहीं उठा रहा था। तभी एकदम से घर पे जेसन आता है, लेकिन दोस्तों ये अपना रियल जेसन नहीं, रादर कोई और है। I mean, जो अपना रियल जेसन है उसके चेहरे पे तो चोट के निशान थे ना, उसको चोट लगी थी, लेकिन ये जो बंदा आया है जो कि जेसन जैसा ही दिखता है, उसके चेहरे पे किसी भी तरह के चोट के निशान नहीं थे। डैनियला इस वाले जेसन पे गुस्सा करती है, सेइंग कि वो कॉल क्यों नहीं उठा रहा था, और ये जेसन कह देता है कि उसे रायन जॉब ऑफर कर दिया तो इसी सोच में वो था। देन जेसन कहता है कि वो जॉब नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि जेसन डैनियला से बहुत पहले एक वादा किया था। जेसन डैनियला से कहता है कि क्या तुम्हें वो वादा याद है? अगर याद है तो रिपीट करो। और डैनियला रिपीट करती है कि जेसन उस टाइम कहा था बहुत पहले कि नॉर्मल जो हम लोग लाइफ स्टार्ट करने वाले हैं, इस लाइफ के अंदर यानी अपनी जिंदगी के अंदर वो डैनियला की मेमोरीज भर देना चाहता है, जो कि बहुत ज्यादा बेटर है रादर देन बीइंग इन लैब। इस बात के बाद जेसन तुरंत ही डैनियला के साथ इंटीमेट होने लगता है। इंटीमेट होते वक्त डैनियला इस जेसन के हाथ पे एक बैंडेज देखती है जिसके बारे में वो पूछती है, लेकिन ये जेसन कहता है कि अगर मैं तुम्हें इसके बारे में बता दूं तो तुम मानोगे ही नहीं। देन दोनों और भी इंटीमेट होते हैं। यहीं पे फर्स्ट एपिसोड खत्म होती है। अब दोस्तों इस एपिसोड के एंडिंग तक आप कंफ्यूज हो गए होंगे, तो चलिए मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिटी दे देता हूं ताकि आप स्टोरी को फॉलो कर सकें। तो अभी जो जेसन आया है डैनियला के पास, वो एक्चुअली में दूसरा जेसन है और ये कोई और नहीं बल्कि वो मास्क पहना हुआ बंदा था। जी हाँ दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट है मल्टीवर्स का, जहां दूसरी दुनिया से एक जेसन आया और वो यहाँ वाले जेसन को ड्रग करके अपनी दुनिया में भेज दिया है। वहीं वो खुद उसकी जिंदगी जिएगा। अपना जो ओरिजिनल जेसन है जो कि डैनियला का रियल हस्बैंड है और फिजिक्स प्रोफेसर था, उसे हम जेसन 1 कहेंगे और उसकी वर्ल्ड को पहली दुनिया बोलेंगे। देन इस नए जेसन को हम जेसन 2 बोलेंगे और उसकी दुनिया को दूसरी दुनिया बोलेंगे। तो जेसन 2 ने जेसन 1 को अपनी दूसरी दुनिया में भेज दिया है जहां जेसन 2 सक्सेसफुल है। I mean, वो पाविया अवार्ड जीत चुका है। देन अमांडा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में है, बहुत अमीर है एंड ऑल। तभी तो जेसन 1 को वहां कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर चल क्या रहा है। इनफैक्ट वहां वो काइंड ऑफ सेलिब्रिटी है। लेकिन उस दुनिया में जेसन 2 के पास डैनियला नहीं थी, इसीलिए वो जेसन 1 की दुनिया में आके उसको अपनी दुनिया में भेज दिया और खुद जेसन 2 अब जेसन 1 की जिंदगी जी रहा है ताकि उसे डैनियला मिल जाए। अभी तो जेसन 2 यहाँ आते सबसे पहले डैनियला के साथ ही इंटीमेट हुआ और बड़ी चालाकी से पूछ लिया कि मैंने पहले क्या वादा किया था। अब ये सब कैसे हो रहा है और इन दोनों जेसन्स की लाइफ इतनी अलग कैसे है, वो सब आपको कहानी में आगे पता चल ही जाएगा। और इसीलिए हम बढ़ते हैं एपिसोड 2 की तरफ, जिसका नाम है ट्रिप ऑफ अ लाइफ टाइम। तो दूसरे एपिसोड की शुरुआत में हम जेसन 1 को देखते हैं जो कि दूसरी दुनिया में है और वो भागते हुए विलेज टैप बार में जाता है। यहाँ का बारटेंडर जेसन 1 को नहीं पहचान रहा था और इससे जेसन 1 काफी शॉक्ड होता है। जेसन 1 को लगता है कि शायद उसे ब्रेन ट्यूमर हुआ होगा, तभी वो कई चीजें इमेजिन कर रहा है या कंफ्यूज हो रहा है। इसलिए वो तुरंत जॉन ऑफ गॉड हॉस्पिटल जाके ब्रेन ट्यूमर चेक करवाता है, लेकिन सारे रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल थे। डॉक्टर कहती है कि जेसन के खून में एक अजीब तरह का साइको एक्टिव कंपाउंड पाया गया है जिसकी जानकारी मेडिकल रिकॉर्ड्स में है ही नहीं। वैसे ये डॉक्टर भी जेसन को पहचान रही थी क्योंकि इस दुनिया में जेसन फेमस है और जेसन इनसे कहता है कि मेरी बीबी डैनियला डेसन है, देन मेरा बेटा है चार्ली डेसन जो कि सेंट पीटर्स हाई स्कूल में पढ़ता है। इस पे डॉक्टर कहती है कि पूरे शिकागो में डैनियला डेसन नाम की कोई लेडी है ही नहीं और सेंट पीटर्स में भी कोई चार्ली डेसन नामक लड़का नहीं पढ़ता। इनफैक्ट जेसन खुद तकरीबन 14 महीने पहले गायब हो गया था, जिसके बाद वो आज पब्लिकली दिखा है। ये सब सुनकर जेसन 1 को कुछ समझ ही नहीं आता और वो अपने आप को गूगल करता है एंड यस, वो वाकई फेमस था। देन जेसन 1 डैनियला को गूगल करता है, लेकिन अपने सरनेम के साथ नहीं, रादर डैनियला का जो ओरिजिनल सरनेम हुआ करता था ना, उसके साथ गूगल करता है। मतलब वो गूगल में लिखता है डैनियला वर्गस। जेसन 1 पाता है कि दूसरी दुनिया में डैनियला एक्चुअली में एक बहुत ही फेमस पेंटर बन चुकी है और उसकी रिसेंटली एक एग्जीबिशन भी होने वाली है। जेसन 1 एग्जीबिशन वाला एड्रेस याद करता है और हॉस्पिटल से चोरी छुपे उस एड्रेस की तरफ निकल जाता है। हॉस्पिटल से बाहर जाते वक्त जेसन 1 को वो बॉडीगार्ड डॉन दिखती है, जिससे छुप के वो किसी तरह निकलता है। वहीं दूसरी तरफ पहली दुनिया में जेसन 2 बहुत ही शातिर वे में जेसन 1 के घर को समझ रहा है, उसकी हैबिट्स की नकल कर रहा है। इनफैक्ट पहले एपिसोड में याद है एक रैंडम सीन था जहां जेसन अपना ही टाइम टेबल लिख रहा था। ये जेसन 2 था जो कि जेसन 1 पे नजर रख के उसकी जिंदगी समझ रहा था। जेसन 2 को पता था कि जेसन 1 एक फिजिक्स प्रोफेसर है, इसीलिए वो उसके कपड़े पहन के फिजिक्स पढ़ाने जाता है। वो किसी तरह क्लासरूम ढूंढ के अंदर जाता है और यहाँ वो ना पढ़ने वाले बच्चों से बहुत रूडली बिहेव करता है। जेसन 2 कहता है कि तुम लोग जिंदगी
जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे एंड ऑल दैट। जेसन 2 को बच्चों का नाम भी नहीं पता था और इन सब से स्टूडेंट्स थोड़े आश्चर्य में थे। कमिंग टू जेसन 1, वो दूसरी दुनिया में डैनियला के आर्ट एग्जीबिशन में जाता है जहां मैनेजर पहले उसे एंटर करने से रोकती है, लेकिन जैसे ही मैनेजर को आइडिया लगता है कि ये तो फेमस साइंटिस्ट जेसन है तो वो उसे एनवेलप देके अंदर जाने कहती है। नाउ सरप्राइजिंगली डैनियला का ये आर्ट एग्जीबिशन जेसन से ही इंस्पायर्ड था और यहाँ जेसन की पोर्ट्रेट्स भी लगी हुई थी। जेसन को एनवेलप में 3 कार्ड्स मिलते हैं जो कि 3 डोर्स रिप्रेजेंट करते थे। जेसन इन 3 में से कोई एक कार्ड चूज करके किसी एक डोर से जा सकता था जहां उसे डैनियला के आर्ट दिखेंगे। यहाँ हम टी.एस. एलियॉय का एक कोट भी देखते हैं which was footfalls echo in the memory down the passage which we did not take towards the door we never opened। यानी कि उन कदमों की आहट हमारी मेमोरी में गूंजती है उस रास्ते पर जो हमने कभी नहीं लिया, उस दरवाजे की तरफ जिसे हमने कभी नहीं खोला। अब यहाँ थीम ऐसा था दोस्तों कि तीनों डोर्स के पीछे डैनियला का डिफरेंट एग्जीबिशन था और जो डोर आप सिलेक्ट करेंगे उसे देख पाएंगे और वहीं की पेंटिंग्स आपको दिखेगी, बाकी आप मिस कर देंगे। अब ये बातें मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही सीरीज का सार है, मतलब रोड्स नॉट टेकन, जिन रास्तों पे आप नहीं चले वरना आपकी जिंदगी अलग होती। इन बातों को आप डिटेल में आगे समझ पाएंगे जब कई सीक्रेट्स बाहर आएंगे। फॉर नाउ अपना जेसन 1 डोर टूर से अंदर जाता है और फाइनली पार्टी तक पहुंचता है जहां डैनियला थी। डैनियला जेसन 1 को देख बहुत आश्चर्य में थी क्योंकि वो जेसन को 14 महीने बाद देख रही थी। जेसन 1 डैनियला से पूछता है कि चार्ली कहाँ है एंड डैनियला किसी चार्ली को जानती ही नहीं थी। यहाँ हम रायन को भी देखते हैं जो कि इस दुनिया में उतना सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन वो सीक्रेटली जेसन और वेलोसिटी के लिए किसी तरह का ड्रग डेवलप किया था। रायन इस बारे में जेसन 1 से बात करता है लेकिन जेसन 1 को तो कुछ पता ही नहीं था। जेसन 1 रायन को इग्नोर करता है और रायन को लगता है कि उसे उसके काम का ड्यू क्रेडिट नहीं दिया जा रहा। खैर पार्टी के बाद गेस्ट्स वगैरह चले जाते हैं एंड बचते हैं तो सिर्फ डैनियला, जेसन 1 और रायन। जेसन 1 को अब तक आइडिया लग गया था कि ये डैनियला उसकी बीवी तो नहीं है और ऐसे में डैनियला और रायन को एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन वो बताता है। जेसन 1 कहता है कि कंसिडर कि वो डैनियला से शादी कर चुका है, इनका एक 15 साल का बच्चा चार्ली भी है। देन रायन को पाविया अवार्ड मिला है, लेकिन फिर एकदम से एक मास्क पहना आदमी आता है जो कि जेसन 1 पे हमला करता है और जब जेसन 1 की आंख खुलती है तो दुनिया बदल चुकी है। उसकी बीवी नहीं है, बच्चा नहीं है। इनफैक्ट जेसन 1 समहाउ इस दूसरी दुनिया में एक फेमस साइंटिस्ट है जबकि अपनी दुनिया में वो एक मामूली फिजिक्स प्रोफेसर था। ये बातें सुनकर रायन भड़क जाता है क्योंकि उसे लगता है कि जेसन इनसेंसिटिव है और लोगों की दुखती नब्ज पे उंगली रख रहा है। लाइक रायन को कह रहा है कि तुम पाविया अवार्ड जीत जाओगे जबकि वो इस दुनिया में जीता नहीं है। देन डैनियला को कह रहा है कि हमारा बच्चा था जो कि अगेन एक दुखती नब्ज है, वो आपको आगे पता चलेगा कैसे। नाउ जेसन 1 डैनियला से पूछता है कि उसका आर्ट एग्जीबिशन जेसन से इंस्पायर्ड क्यों था। डैनियला बताती है कि तकरीबन 14 महीने पहले जेसन उससे मिलने आया था सेइंग कि हमारी एग्जिस्टेंस हमारे चॉइसेस के हिसाब से होती है और हमारी चॉइसेस ही दुनिया बनाती है। सो थियोरेटिकली हमारे आसपास इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्ल्ड्स हैं जो कि हमारे डिफरेंट चॉइसेस से बनी हैं। देन जेसन डैनियला से कहा था कि इस दुनिया में जेसन डैनियला को लेके जो चॉइस लिया वो वर्स्ट डिसीजन था। डैनियला जवाब दी कि जो पास्ट में हुआ सो हुआ, अब हम अलग अलग रास्ते पे हैं, वी आर फ्रेंड्स। ना उस टाइम जेसन और डैनियला और भी बातें किए थे जहां जेसन डैनियला को अपनी एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में बताया था। दिन जाने से पहले जेसन डैनियला से कहा था कि हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। ऑफ कोर्स पास्ट में 14 महीने पहले ये सब जेसन 2 डैनियला से बोला था, जिसके बाद वो समहाउ जेसन 1 की दुनिया में जाके उससे खुद को स्विच कर लिया है। जो भी हो, रायन और डैनियला ये सब बात नहीं समझते हैं और रायन यहाँ से निकल लेता है। अब क्योंकि जेसन 1 के पास कहीं और जाने को जगह नहीं था तो डैनियला कहती है कि तुम मेरे घर पे ही रुक सकते हो। दूसरी तरफ जेसन 2 पहली दुनिया वाली डैनियला के साथ पूरा रोमांटिक है। देन वो अपने बेटे चार्ली को उसकी क्रश को लेके बोल्ड सजेशंस देता है कि भैया जाके थोड़ा स्टाइल मारो, जबकि जेसन 1 हमेशा ओल्ड अंकल वाले सुझाव देता था। इनफैक्ट जेसन 1 उसको गाड़ी भी धीरे से चलाने कहता था, लेकिन ये जेसन 2 कहता है एकदम जोर से चलाओ, ट्रैफिक रूल्स को तोड़ भी दो, मतलब एकदम बॉर्डर पे खेलो। डैनियला नोटिस कर लेती है कि जेसन थोड़ा बदल गया है। इनफैक्ट वो अपना ब्रश तक नहीं पहचानता था। स्टिल डैनियला को ये नया रोमांटिक जेसन पसंद आ रहा था और वो इस पे कोई सवाल नहीं उठाती। और वैसे भी डैनियला सोच भी नहीं सकती है कि मल्टीवर्स से कोई दूसरा जेसन उसकी जिंदगी में आ गया है, तो हाँ वो ज्यादा कुछ शक करती नहीं। अब दोस्तों जेसन 2 थोड़ा अग्रेसिव भी था। लाइक रायन जब डैनियला को कॉल करके कह देता है कि मैं जेसन को बढ़िया जॉब ऑफर कर दिया हूँ, तो जेसन 2 रायन को कॉल करके डांटता है सेइंग कि मुझे अपनी नॉर्मल लाइफ पसंद है और मेरे पीछे मेरी बीवी से तुम बात मत किया करो अबाउट जॉब्स। रायन तुरंत सॉरी कहता है और इस मैटर को सॉर्ट आउट करता है। वैसे इनके घर में एक फोटो लगी है जब जेसन 1, डैनियला और चार्ली एक ट्रिप पे गए थे और इस ट्रिप के बारे में जेसन 2 को कुछ पता ही नहीं है। इनफैक्ट जेसन 2 को जेसन 1 की लाइफ के बारे में काफी कुछ नहीं पता है, लेकिन धीरे धीरे वो जेसन 1 की लाइफ की सारी बातें समझ रहा है ताकि वो
पकड़ा ना जाए। जेसन 2 इस वाली पहली दुनिया में अपना एक सीक्रेट स्टोरेज यूनिट भी रखा है जहां वो दूसरी दुनिया से लाया हुआ सामान वगैरह रखता है। एक और बात जो मैं आपको पहले बताना भूल गया वो ये कि जब जेसन 2 जेसन 1 को अपनी दुनिया में भेज रहा था तो वो जेसन 1 का वेडिंग रिंग भी निकाल के खुद पहन लिया था। अब ये बात इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि फिलहाल जेसन 1 दूसरी दुनिया में है और वहां उसकी उंगली पे रिंग नहीं है। स्टिल काफी टाइम रिंग पहनने से जो निशान बनता है ना एक, वो उसके उंगली पे जरूर है, विच प्रूव्स कि जेसन 1 की जो शादी वाली मेमोरीज है वो एक्चुअली में रियल है। जेसन 1 इसे याद रखने के लिए डैनियला का एक रबर बैंड अपनी फिंगर पे डाल लेता है। खैर अगले दिन जेसन 1 और डैनियला जेसन के घर के बाहर जाते हैं जहां अमांडा भी रहती है और जेसन 1 अमांडा से झूठ बोल देता है कि वो एक मेंटल हॉस्पिटल में है। ऐसे में अमांडा तुरंत कार लेके निकलती है और अमांडा के जाते जेसन 1 जेसन 2 के घर में जाके वापस से पूरे घर को चेक करता है। एज एक्सपेक्टेड घर एकदम डिफरेंट था और यहाँ जेसन 2 के कई साइंटिफिक जर्नल्स भी थे। इस पॉइंट पे हम जेसन और डैनियला की हिस्ट्री भी जान पाते हैं। तो हुआ ये था कि कॉलेज टाइम के दौरान जेसन और डैनियला एकदम लवर्स हुआ करते थे और डैनियला उस टाइम पे पेंटर बनना चाहती थी एंड जेसन ऑफ कोर्स साइंटिस्ट बनना चाहता था। तब डैनियला जेसन के बच्चे से प्रेग्नेंट हो गई थी और उस वक्त जेसन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च पे काम कर रहा था जहां वो किसी तरह का बॉक्स डेवलप कर रहा था। इस बॉक्स को आप याद रखना। नाउ यहाँ पे जेसन के पास दो चॉइसेस थे। पहला कि वो डैनियला और अपने होने वाले बच्चे को अपना ले, इससे उसे अपना रिसर्च छोड़ना पड़ेगा क्योंकि रिसर्च में 1 साल देना था एकदम डेडिकेटेडली एंड ऑफ कोर्स रिसर्च छोड़ने से उसका करियर भी खत्म हो जाएगा। बट देन दूसरा चॉइस भी था। दूसरा चॉइस ये कि वो अपने करियर को चुने और डैनियला को छोड़ दे। तो पहली दुनिया में जो जेसन 1 है अपना, वो डैनियला और बच्चे को चुना, जिससे पहली दुनिया में जेसन 1 और डैनियला शादीशुदा हो गए। देन उनका बच्चा भी 15 साल का हो गया है जिसका नाम चार्ली है। लेकिन दोनों का करियर अच्छा नहीं रहा। मतलब जेसन को फिजिक्स प्रोफेसर बनना पड़ा और डैनियला भी आर्ट में मतलब बेसिक गैलरी में काम करती है। बट इनकी एक प्यारी सी फैमिली है और ये लोग खुश हैं। लेकिन दूसरी दुनिया में जो जेसन 2 था वो अपना करियर चुना, जिसके कारण डैनियला बच्चा गिरा दी एज वो अकेले बच्चा नहीं पाल सकती थी। ऐसे में दूसरी दुनिया वाली डैनियला बहुत बड़ी आर्टिस्ट बन गई, वहीं जेसन 2 वर्ल्ड का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना। अब जेसन 2 किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था? वेल, वो आपको तुरंत पता चलेगा जिससे चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। फॉर नाउ जेसन 1 यहाँ जेसन 2 के घर से उसकी जर्नल्स वगैरह उठा लेता है और उसे पढ़ने लगता है। जेसन 1 को समझ आता है कि जेसन 2 उस बॉक्स को बनाने में कामयाब हो गया जिसपे किसी टाइम पे जेसन 1 भी काम कर रहा था और अब जाके जेसन 1 सब कुछ एकदम क्लियरली समझ गया था। बेसिकली ये एक ऐसा बॉक्स का कॉन्सेप्ट था जो कि सिर्फ पार्टिकल को नहीं, रादर एक एक्चुअल ह्यूमन बीइंग को सुपर पोजीशन में डाल सकता है। ऑफ कोर्स पहले छोटा बॉक्स बनाया गया होगा जो कि सक्सेसफुल हुआ होगा, देन उसे ह्यूमन को फिट करने के लिए स्केल अप किया गया होगा। ये सब जेसन 2 कर पाया क्योंकि ऑफ कोर्स वो साइंस फील्ड को ही चुना था एज ए करियर, वही चॉइस वो लिया था। एंड देन बॉक्स को डेवलप करके वो खुद बॉक्स के अंदर जाके सुपर पोजीशन वाले स्टेट में आया होगा। सुपर पोजीशन बोले तो एक ऐसा स्टेट जहां से उसे मल्टीवर्स का एक्सेस मिला। देन वो एक ऐसी दुनिया खोजा जिसमें जेसन और डैनियला साथ थे, यानी जेसन 1 की दुनिया। फिर जेसन 2 उस दुनिया में आके खुद को जेसन 1 से रिप्लेस कर दिया। अब जेसन 2 ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि वो अपनी चॉइस को रिग्रेट करता होगा, जहां वो डैनियला की जगह अपनी करियर को महत्व दिया। ये सब सुन के दूसरी वाली डैनियला शॉक में थी, लेकिन वो भी इस कॉन्सेप्ट को समझ जाती है। डैनियला को आइडिया लग जाता है कि उसके सामने जो जेसन है वो इस दुनिया का नहीं है, तभी वो डैनियला से शादी और बच्चे होने की बात कर रहा था। अब दोस्तों ये वाली डैनियला भी जेसन से एट सम पॉइंट प्यार तो करती ही थी, इसलिए वो जेसन 1 से पूछने लगती है कि पहली दुनिया में हमारी लाइफ कैसी थी। जेसन 1 बताता है कि वो लोग फाइनेंशियली मिडिल क्लास हैं, लाइफ में प्रॉब्लम्स भी काफी रही हैं, लेकिन ओवरऑल वो लोग खुश हैं, एक प्यारा सा परिवार है। यहाँ जेसन 1 और दूसरे दुनिया की डैनियला इंटीमेट भी होती हैं, लेकिन तभी कोई तो डोर नॉक करता है। जेसन 1 डोर पे जाता है, लेकिन एकदम से बॉडीगार्ड डॉन दरवाजा का लॉक तोड़ के अंदर आती है और वो जेसन 1 को पकड़ लेती है। डैनियला 911 पे कॉल करने की सोचती है, लेकिन एकदम से डॉन उसके सर पे गोली चला के उसे समाप्त ही कर देती है। देन जेसन 1 को वो शॉक देती है और कैप्चर कर लेती है। यहीं पे सेकंड एपिसोड खत्म हो जाता है। अब थर्ड एपिसोड का नाम है द बॉक्स और यहाँ हम देखते हैं कि दूसरी दुनिया में जेसन 1 को कैप्चर करके वेलोसिटी कंपनी के बिल्डिंग में बंदी बना के रखा गया है। लीटन और अमांडा को अब तक अंदाजा भी नहीं है कि ये उनकी दुनिया वाला जेसन नहीं है। इंस्टेड उन्हें तो लग रहा है कि खतरनाक एक्सपेरिमेंट के कारण जेसन का माइंड थोड़ा मिस्ड अप हो गया है। मे भी समझ पाते हैं कि डॉन को डैनियला के घर लीटन ही भेजा था, लेकिन वो डॉन को किसी को खत्म करने नहीं बोला था। डॉन बिना मतलब अग्रेसिव होकर डैनियला को खत्म कर दी क्योंकि वो इन जनरल ऐसे ही रूथलेस है और उसको PTSD भी है। इन शॉर्ट लीटन
का प्लान है कि वो जेसन को उसकी याददाश्त वापस करने में जबरदस्ती मदद करेगा, जो कि एकदम बोगस प्लान है क्योंकि ये वो जेसन है ही नहीं। अब लीटन वैंस की जो कंपनी है वेलोसिटी, वो एक्चुअली में उसके ग्रैंडफादर की हुआ करती थी। 52 साल पहले इसकी कंपनी को उसके ग्रैंडफादर ही बनाए थे। लीटन के माँ बाप जल्द ही चल बसे थे और तब से लीटन को उसके ग्रैंडफादर ही पाले थे। ये कंपनी पहले जेट इंजन वगैरह बनाया करती थी और अब ये लोग सीक्रेट R&D करते हैं। पिछले 14 महीने में इनके कंपनी में कुछ 3 एम्प्लॉयज गायब हुए हैं और इसी बारे में पूछताछ करने डिटेक्टिव मेसन आती हैं, जो कि लीटन से मिलती हैं। नाउ एज एक्सपेक्टेड लीटन यहाँ डिटेक्टिव मेसन को कुछ नहीं बताता। इनफैक्ट जब मेसन कहती हैं कि हाल ही में गायब हुआ जेसन वापस साइट किया गया है इन हॉस्पिटल एंड आर्ट एग्जीबिशन, तो लीटन ऐसे एक्ट करता है मानो उसे जेसन के वापस आने की खबर थी ही नहीं। वैसे इस पॉइंट तक अमांडा भी लीटन से खुश नहीं थी क्योंकि उसकी बॉडीगार्ड डॉन लिटरली डैनियला को खत्म कर दी है एंड देन कंपनी से लोग भी गायब हुए हैं। मतलब अमांडा मान रही है कि लीटन जो काम कर रहा है वो अनएथिकल है। अब क्वेश्चन ये है कि कौन लोग गायब हुए हैं, वो कैसे गायब हुए थे। वेल वो आपको कहानी आगे में क्लियरली बताऊंगा ही। दूसरी तरफ जेसन 2 पहली दुनिया वाली डैनियला को डेट पे ले जा रहा है और रेस्टोरेंट में इन्हें डैनियला की एक फ्रेंड बारबरा मिल जाती है। जेसन 2 बारबरा को पहचान ही नहीं रहा था, लेकिन वो ऐसा एक्ट करता है एज इफ वो बारबरा को जानता है। यहाँ जेसन 2 को पता लगता है कि कल इनके घर पे एक डिनर पार्टी है जो कि काफी पहले ही प्लान हुई थी और उस पार्टी में डैनियला और जेसन 1 के फ्रेंड्स आ रहे हैं। इनमें से बहुत कम लोगों को ही जेसन 2 जानता था और ये उसके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली थी। कमिंग बैक टू जेसन 1, वो वेलोसिटी कंपनी में बंधा होता है और फाइनली वो ऐसे एक्ट करता है एज इफ उसकी मेमोरी गई है एंड ही वांट्स टू गेट इट बैक। ऐसा में लीटन तुरंत जेसन की मदद करता है बाय शोइंग हिम हिज रिसर्च। लीटन लिटरली जेसन 1 को वो बॉक्स दिखाता है जो कि जेसन 2 क्रिएट किया था, वही बॉक्स जिसके अंदर आप सुपर पोजीशन मेंटेन कर सकते हो और मल्टीवर्स को एक्सेस कर सकते हो। जेसन 1 इस बॉक्स को देख एकदम शॉक में था क्योंकि थियोरेटिकली इसे बनाना इम्पॉसिबल था। ये लिटरली वो बॉक्स है जिसे श्रोडिंजर इमेजिन किया था और इसी बॉक्स पे जेसन 1 बहुत साल पहले काम कर रहा था, बट देन ही चोज डैनियला ओवर हिज करियर। नाउ जब जेसन 1 इस बॉक्स पे काम कर रहा था तो वो इस बॉक्स को छोटे साइज में भी बना नहीं पाया था क्योंकि वो बॉक्स को बाहर के एनवायरनमेंट से शील्ड ही नहीं कर पाता था और अगर बाहर के एनवायरनमेंट से शील्डिंग नहीं मिलती है तो सुपर पोजीशन का स्टेट मेंटेन ही नहीं होगा। लीटन बताता है कि ये लोग एक खास एलॉय को यूज किए हैं फॉर शील्डिंग, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट ये है कि एलॉय के अंदर एक एक्टिव अडेप्टिव शील्डिंग है जो कि बाहर के डिस्टर्बेंस को काट देती है, जस्ट लाइक नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स जो कि अडेप्ट करके बाहर के नॉइज को काटती है, राइट। लेकिन ये बॉक्स सिर्फ नॉइज ही नहीं बल्कि किसी भी तरह के डिस्टर्बेंस को काउंटर कर देती है। इसका इफेक्ट यह है कि बॉक्स बहुत तगड़ी मैग्नेटिक फील्ड बनाती है अपने बाहर। इससे बॉक्स के अंदर सुपर पोजीशन मेंटेन कर पाना पॉसिबल होता है और फिर आप मल्टीवर्स ट्रैवल कर सकते हो। ओनली प्रॉब्लम इज कि इस बॉक्स को ऑपरेट करना किसी को आता ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस बॉक्स में आज तक जो भी गया है वो वापस नहीं लौटा और इसीलिए वेलोसिटी कंपनी में कुछ लोग गायब हुए हैं। 14 महीने पहले जेसन इस बॉक्स में गया था और वो वापस लौट पाया, इसीलिए लीटन के लिए जेसन इज लाइक एन एसेट क्योंकि सिर्फ वही इस बॉक्स को ऑपरेट करना सीख गया है। नाउ एज व्यूअर्स हम जानते हैं कि जेसन 1 को घंटा बॉक्स ऑपरेट करने नहीं आता, वो तो जेसन 2 है जो कि बॉक्स को अच्छे से ऑपरेट करना सीख गया है। हम ये भी जान पाते हैं कि बॉक्स के अंदर जेसन के अलावा 3 और लोग गए थे जो कि वापस नहीं आए। सबसे पहले इनकी एक एम्प्लॉय ब्लेयर गई थी जो कि वापस नहीं आई, देन जेसन खुद गया था जो कि 14 महीने बाद वापस आया है एंड इस बीच ये लोग एनोनिमस कॉल करके 2 टेस्ट सब्जेक्ट्स को पकड़े थे फॉर दिस एक्सपेरिमेंट जो कि बॉक्स के अंदर गए और वापस नहीं आए। बॉक्स के अंदर कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस वगैरह जा भी नहीं सकती क्योंकि अगेन उसे डिस्टर्बेंस होगा तो सुपर पोजीशन मेंटेन ही नहीं हो पाएगा। अब इन 3 लोगों के गायब होने वाली बात वेलोसिटी कंपनी समहाउ दबा दी थी और इसी केस पे डिटेक्टिव मेसन काम कर रही हैं। एनीवेज इसके बाद जेसन 1 को वो फुटेज भी दिखाई जाती है जब एक रात अचानक जेसन 2 बॉक्स में गया था और कैसे फिर 14 महीने बाद जेसन 1 बाहर निकला। ऑफ कोर्स इस दूसरी दुनिया के लोगों के लिए जेसन 1 और 2 सेम ही इंसान है, लेकिन एक्चुअली में ये दोनों अलग हैं। जेसन 1 यहाँ जेसन 2 की पूरी रिसर्च पढ़ता है और उसे समझ आता है कि डॉक्टर अमांडा एक्चुअली में बॉक्स में जाने वाले लोगों की काउंसलिंग करती थी, लाइक उनकी इमोशनल रेगुलेशन करना, उन्हें हाइपर फोकस सिखाना ताकि बॉक्स के अंदर जाके वो लोग पैनिक ना करें। ये सब इसलिए क्योंकि अंदर जाने के बाद वो कौन सी दुनिया में जाएंगे इसका कोई आइडिया नहीं है, तो इंसान को मेंटली एटलीस्ट स्ट्रांग होना ही पड़ेगा। जेसन 1 यहाँ अमांडा से कहता है कि व्हाट इफ मैं वो इंसान नहीं हूं जो तुम सोच रही हो, कि शायद इनकी दूसरी दुनिया वाला जेसन मल्टीवर्स एक्सप्लोर करने में सक्सेसफुल हो गया होगा और वो किसी और की दुनिया के जेसन को यहाँ छोड़ दिया है। क्योंकि जेसन 2 और अमांडा लिटरली यहाँ कपल्स थे, भले ही शादी इनकी नहीं हुई थी बट साथ में रहते थे, लेकिन ये जो जेसन 1 है इसको पता तक नहीं है कि अमांडा कौन है। दूसरी तरफ जेसन 2 पहली दुनिया में अपने बेटे चार्ली को महंगी स्केटबोर्ड दिलाता है, देन वो चार्ली से इनडायरेक्ट क्वेश्चंस करके पार्टी में आने वाले लोगों की डिटेल्स निकालता है, फिर वो फेसबुक पे सभी लोगों की बायो एंड फोटोज देख के उन पे इन्फॉर्मेशन निकालता है। फाइनली
रात को पार्टी शुरू होती है और जेसन 2 अपनी इन्फो के हिसाब से सभी से बातें करता है। इनफैक्ट वो एकदम इजीली लोगों में ब्लेंड हो रहा था। इस पार्टी में रायन भी आता है जिसे डैनियला इनवाइट की थी और रायन यहाँ फिर से जेसन को सॉरी कहता है फॉर टॉकिंग अबाउट द जॉब। जेसन 2 रायन पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, उसे तुरंत माफ कर देता है क्योंकि वो तो एक्टिंग करने में और सभी लोगों को ढंग से समझने में बिजी था। इस पार्टी में ब्लेयर भी थी जो कि डैनियला के साथ आर्ट गैलरी में काम करती है, जबकि अगर आपको याद हो तो दूसरी दुनिया में ब्लेयर एक्चुअली वेलोसिटी में काम कर रही थी जो कि बॉक्स में सबसे पहले गई थी और कभी वापस नहीं लौटी। एनीवेज डिनर के टाइम डैनियला जेसन से पूछ लेती है कि हम लोग वो कौन से होटल में गए थे जो कि जेसन तुमको बहुत ज्यादा पसंद आया था। इस सवाल पे जेसन 2 फंस जाता है क्योंकि वो तो कभी गया ही नहीं था, गया तो जेसन 1 था, लेकिन वो तुरंत पुरानी फोटोज को रेफर करता है छुप के एंड एक उसे होटल की फोटो दिखती है जिसका नाम था महाकाल। तो वो बोल देता है हाँ एक महाकाल करके कोई होटल था जिसमें हम साथ गए थे एंड दिस वाज राइट। तो हाँ इन शॉर्ट जेसन 2 स्मार्टली इस पार्टी में एक्ट किया जिसके कारण उस पे किसी का शक नहीं गया। इनफैक्ट डैनियला तो जेसन से इंप्रेस हो गई थी एज वो गेस्ट से बातें कर रहा था। देन डैनियला के साथ उसकी एग्जीबिशन तक जाने के लिए रेडी था। मतलब कि डैनियला को ये नया लविंग जेसन पसंद आ रहा था, लेकिन वो चेंजेस को नोटिस तो कर ही ली थी। ऐसे में डैनियला फाइनली पूछ ही लेती है कि जेसन एकदम से इतना कैसे बदल गया। इस पे जेसन 2 एक कहानी रच देता है कि जब उस रात वो रायन की पार्टी के लिए बार में गया था तो रायन उसे जॉब ऑफर किया, राइट। तो उसी बारे में सोचते हुए जब जेसन वापस आ रहा था तो वो ऑलमोस्ट एक टैक्सी से ठुकने वाला था एंड ये तो ट्रू स्टोरी है भी। नाउ जेसन 2 यहाँ से कहानी ये बना दिया कि उस मोमेंट में मुझे मेरी जिंदगी फ्लैश हो गई। मुझे लगा कि अगर मैं खत्म हो जाऊं तो मुझे रिग्रेट होगा कि मैं अपने लव्ड वंस के साथ अच्छा टाइम स्पेंड नहीं किया, इसीलिए अब मैं बदल गया हूं और खुल के जिंदगी जीता हूं, खुल के तुम्हें प्यार करता हूं, फलाना ढिमकाना। अब कहीं ना कहीं डैनियला ये एक्सप्लेनेशन मान भी लेती है। दूसरी तरफ जेसन 1 की बात की जाए तो अमांडा अपना शक लीटन के साथ शेयर करती है और लीटन तुरंत जेसन 1 को एक रूम में लाता है। वो जेसन 1 से क्लियरली पूछता है कि भाई तुम कौन हो और कैसे यहाँ आए हो। लीटन यहाँ अपने साथ रायन को भी ले आया था जो कि लीटन को बता दिया था कि ये जेसन डैनियला को अपनी बीवी मानता है। देन कहता है कि उसका एक 15 साल का बच्चा भी है नेम्ड चार्ली। इनफैक्ट रायन ही लीटन को बताया था कि जेसन डैनियला के घर पे है, तभी लीटन वहां डॉन को भेजा जो कि डैनियला को खत्म कर दी। ये सब सुनकर जेसन 1 लीटन पे ही हमला कर देता है और ऐसे में डॉन जेसन 1 को अच्छा खासा पीट देती है। लीटन कहता है कि जेसन को उसे बॉक्स को ऑपरेट करने का तरीका बताना ही होगा क्योंकि उसका बिलियंस ऑफ डॉलर्स इस प्रोजेक्ट पे लगा है। मोreover, अगर हम मल्टीवर्स एक्सप्लोर कर पाएंगे तो हम ऐसी दुनिया खोज सकते हैं जहां कैंसर का इलाज मिल गया हो, जहां पे गरीबी को सॉल्व कर दिया गया हो और उन्हीं चीजों को हम अपनी दुनिया में इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। ये सब सुन के भी जेसन 1 कहता है कि मुझे बॉक्स चलाने ही नहीं आता तो मैं तुम्हें क्या बताऊं। इस पॉइंट तक लीटन फ्रस्ट्रेट हो चुका था और वो जेसन 1 को एक कमरे में बंद कर देता है जिसमें रायन भी था। रायन बहुत डरा हुआ था। इनफैक्ट वो खुद को डैनियला के खत्म होने के लिए ब्लेम कर रहा था। जेसन 1 रायन को संभालता और उससे पूछता है कि आखिर तुम ऐसा कौन सा ड्रग बनाए थे फॉर वेलोसिटी। रायन कहता है कि तुम ही मुझसे बनवाए थे वो ड्रग, तुम मुझे बताते भी नहीं थे कि तुम ये ड्रग का क्या इस्तेमाल करोगे, बस इंस्ट्रक्शंस देते थे कि ड्रग ऐसा होना चाहिए। मतलब मैं अंधेरे में निशाना लगा रहा था और तुम बता रहे थे कि हाँ निशाना सही है या नहीं है। रही बात ड्रग की, तो ये एक ऐसा ड्रग है जो कि इंसान के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की ब्रेन केमिस्ट्री को ऑल्टर कर सकता है। मतलब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के कुछ एरियाज को 1 घंटे के लिए ड्रग सुला देता है। ऑफ कोर्स ये काम रायन से जेसन 2 करवा रहा होगा इन द पास्ट और यहाँ जेसन 1 रायन को बताता है कि वेलोसिटी में ये लोग इंसान को सुपर पोजीशन में डालने वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये सुन के रायन वॉज शॉक्ड और वो चीजें समझ जाता है। देखो इंसान की जो कॉन्शियसनेस है वो हमें सुपर पोजीशन मेंटेन करना अलाउ ही नहीं कर सकती क्योंकि इससे इंसान ऐसे ऑब्जर्वेशंस करेगा जिससे सब कुछ बिखर जाएगा। लेकिन यहाँ आता है कॉन्सेप्ट द ऑब्जर्वर इफेक्ट का, यानी कि रायन का ड्रग दिमाग के ऐसे एरियाज को 1 घंटा के लिए सुला देता है जिससे ब्रेन का अपना बिखरना रुक सकता है। वैसे ऑब्जर्वर इफेक्ट पे अपन इसी वीडियो के अंत में अच्छे से बात करेंगे ताकि आपको और भी क्लैरिटी मिल सके। फॉर नाउ आप इतना समझ सकते हो कि इस ड्रग की मदद से उस बॉक्स के अंदर जाने के बाद आप सुपर पोजीशन मेंटेन कर पाओगे एंड ऑफ कोर्स ऐसा कर पाते हो तो मल्टीवर्स भी आप एक्सेस कर पाओगे। ये दोनों ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि लेटन और उसके लोग रायन को इस कमरे से निकाल देते हैं क्योंकि जेसन 1 रायन को इस एक्सपेरिमेंट के बारे में सब बता रहा था। सो यस जेसन 1 अब भी कैप्चर्ड है, लेकिन इस पॉइंट तक अमांडा को लगता है कि वेलोसिटी में अब कुछ ज्यादा ही अत्याचार हो रहा है। मोreover वो जेसन से प्यार करती थी और वो जेसन 1 को भी इस हालत में नहीं देख सकती थी, इसीलिए वो जेसन 1 को इस फैसिलिटी से भगाने लगती है। भागते हुए इन्हें लेटन दिख जाता है और ऐसे में इन्हें उस रूम में भागना पड़ता है जिसमें बॉक्स था। इस रूम का लॉक जेसन 1 अपनी आवाज और पासकोड से डाल के खोलता है। पासकोड वो कैसे गेस कर लिया? वेल वही पासकोड होगा अपने पिता का बर्थडे इन रिवर्स ऑर्डर, जैसे जेसन 2 उसके फोन का पासवर्ड गेस कर लिया था। तब तक इनके पीछे लेटन और डॉन भी आ गए थे और डॉन भले जेसन 1 को बस पीटेगी लेकिन अमांडा को तो वो सीधा खत्म ही कर देगी।
वो रुकेगी नहीं। इससे बचने के लिए अमांडा और जेसन वन बॉक्स के अंदर जाके बॉक्स लॉक कर लेते हैं और बंद होने के बाद बॉक्स 3 मिनट बाद ही खुलता था। 3 मिनट बाद जब बॉक्स खुलेगा तो ये दोनों कैप्चर हो ही जाएंगे, लेकिन इनके पास एक चीज था। बेसिकली ये दोनों रायन द्वारा बनाए गए ड्रग्स के 50 शॉट्स ले आए थे और ये दोनों एक एक शॉट अपने हाथ में लेते हैं, मतलब इंजेक्ट करते हैं। इसके ऐसा करते ही दोनों होश खोने लगते हैं और होश खोते खोते जेसन वन यही सोच रहा था कि उसे अपने परिवार के पास जाना है। ये 3 मिनट का टाइमर लगा लिए थे और जैसे ही टाइमर बजता है इन दोनों की नींद खुलती है। इस पॉइंट पे अमांडा और जेसन वन खुद को बॉक्स में नहीं, रादर एक इनफाइनाइट कॉरिडोर में पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इट्स क्लियर कि इस इनफाइनाइट कॉरिडोर में ये दोनों मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकते हैं। कैसे, वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। फॉर नाउ अगर जेसन 2 की बात की जाए तो वो रात को अपनी फैमिली के पुराने फाइल्स देख रहा था जहां उसे चार्ली का बर्थ सर्टिफिकेट दिखता है। नाउ सरप्राइजिंगली यहाँ एक और बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट था जिसका नाम था मैक्स। यानी कि दोस्तों जेसन वन और डैनियला को ट्विंस हुए थे हु वर चार्ली एंड मैक्स, लेकिन मैक्स तो कहीं दिखता नहीं। दिस मींस कि मैक्स अब इस दुनिया में नहीं है और ये बड़ी बात जेसन 2 को पता ही नहीं थी। यहीं पे 3rd एपिसोड खत्म होती है। तो दोस्तों ये थी डार्क मैटर के पहले 3 एपिसोड्स की कहानी एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि हर एपिसोड के साथ ये सीरीज और भी क्रेजी ही होती जाएगी। आगे आपको कई वर्ल्ड्स देखने को मिलेंगे एंड बहुत कुछ ऐसा होगा जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। कई बात की बुक और अभी तक की स्टोरी में क्या डिफरेंसेस हैं, तो वेल बुक में कहानी जेसन के पर्सपेक्टिव से है और वहां जेसन 2 के कैरेक्टर्स या दूसरे कैरेक्टर्स पे उतना फोकस नहीं है, उनके इमोशंस को हम ठीक से समझ नहीं पाते। लेकिन क्योंकि एक सीरीज है तो यहाँ हर एक कैरेक्टर का इमोशन ज्यादा खिल के आया है। वैसे शो और बुक दोनों के राइटर सेम ही हैं। देन बुक में डैनियला के ट्विन वाला प्लॉट बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन सीरीज में ये ऐड किया गया है। देन पहली दुनिया में रायन जेसन वन को जॉब ऑफर करता है, लेकिन बुक में ये वाली छोटी बात नहीं थी, मतलब वहां रायन जेसन वन को कोई जॉब ऑफर नहीं किया था। इनफैक्ट पूरे सीरीज में बुक के मुकाबले काफी एड ऑन्स हैं, काफी चेंजेस हैं जो कि मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में भी बताता ही रहूंगा। फॉर नाउ हम थोड़ा सा द ऑब्जर्वर इफेक्ट पे बात कर लेते हैं। तो ऑब्जर्वर इफेक्ट का सिंपल लॉजिक ये है कि क्वांटम दुनिया में सिर्फ देखना यानी कि ऑब्जर्व करना ही उस चीज को बदल देता है। जब हम किसी इलेक्ट्रॉन या एटम को मेजर करते हैं तो हमें उसके साथ इंटरैक्ट करना पड़ता है, जैसे सपोज उसके ऊपर लाइट डालना पड़ेगा और यही इंटरैक्शन उस पार्टिकल को फोर्स करता है कि वो अपनी सुपर पोजीशन यानी वेव फॉर्म छोड़कर एक फिक्स स्टेट यानी कि पार्टिकल बन जाए। असल में बिना देखे वो पार्टिकल एक वेव की तरह बिहेव करता है, लेकिन जैसे ही डिटेक्टर ऑन होता है वो पार्टिकल बन जाता है। यानी ऑब्जर्वर सिर्फ तमाशाई नहीं है बल्कि वो रिजल्ट को कंट्रोल करता है, सिर्फ तमाशा देखता नहीं है। समझ रहे हो बात? यही ऑब्जर्वर इफेक्ट की यहाँ बात की गई है, जिसके कारण सुपर पोजीशन मेंटेन नहीं होता। लेकिन रायन का ड्रग ब्रेन के ऐसे हिस्सों को 1 घंटे के लिए बंद कर देता था जिसके कारण ब्रेन अपने आप को डिकोहेर नहीं करेगा, hence stopping this effect। अभी तो बॉक्स के अंदर सुपर पोजीशन मेंटेन हो पाया और मल्टीवर्स ट्रैवल भी पॉसिबल हो पाया। तो यस, ये थी मेरी एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट 3 एपिसोड्स ऑफ डार्क मैटर और जल्दी मैं अगली वीडियो लेकर आ जाऊंगा जहां हम एपिसोड 4, 5 एंड 6 पे भी बातें करेंगे। देन फिनाले के अंदर हम एपिसोड 7, 8, 9 फिर ढेर सारी थ्योरीज पे भी बातें करने ही वाले हैं। तो हाँ, अगर वो वीडियोस आपको जल्दी चाहिए तो इस वीडियो पे 10K लाइक्स कंप्लीट कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पे नए तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।